हेलो स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज आरएलसी सर्किट सोल्व करना सीख लिया था। अब बात करते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट में पावर कंजम्पशन की। ठीक है, पावर इन सीरीज आरएलसी सर्किट। देखो इंडिविजुअली हमने तीनों एलिमेंट में पावर कंजम्पशन देख चुके हैं। अब बात करते हैं जब तीनों को सीरीज में लगा दिया जाए तो देखो इस केस में हमने देखा था कि जो करंट और वोल्टेज है उनमें कुछ फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, मैंने कहा सपोज जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सोर्स वोल्टेज है, वो है V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और जो करंट आया वो है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। कुछ ऐसे फेज डिफरेंस है। सोर्स वोल्टेज इस करंट से फाइव पेज में आगे है, मतलब करंट पीछे है, तो माइनस फाइव लिख दिया अपन ने। तो जो पावर होगा, पावर, तो P विल बी इक्वल टू V सोर्स इंटू आई, जो इससे पास कर रहा है, ये भी सोर्स से पास कर रहा है तो करंट हो गया। तो पावर हमारे पास आ गया V नोट आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये आ गई V नोट आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब देखो बेटा, एक काम करते हैं, इसको दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो पावर बन जाएगी वी नोट आई नोट बाई टू इंटू टू साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। देखो मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, कुछ नहीं है। ये बन गया टू साइन ए साइन बी। तो हमें एक फॉर्मूला पता होगा, वी नो दैट टू साइन ए साइन बी जो होता है, ये बनता है बेटा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बेटा मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इसको इसमें रख देते हैं, तो जो पावर है दैट विल बिकम P इज इक्वल टू वी नोट आई नोट बाई टू कोस ए माइनस बी, तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, फाइव बच जाएगा, माइनस कोस ये आएगा ए प्लस बी टू ओमेगा टी माइनस फाइव। यह आ जाएगी पावर। अब देखो ये तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गई। अब बात करते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर, तो इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे, तो वी नोट आई नोट बाई टू, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एक बचेगा एवरेज वैल्यू ऑफ कोस फाइव माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ कोस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू होगी और इसकी एवरेज वैल्यू, तो एवरेज पावर जो निकल के आई वो आ गई वी नोट आई नोट बाई टू कोस फाइव। बेटा फाइव तो फेज डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट रहने वाला है टाइम के साथ, तो कांस्टेंट का तो एवरेज वैल्यू वही होता है, तो ये तो बच जाएगा कोस फाइव। ठीक है, टाइम का फंक्शन ही है, ये है टाइम का फंक्शन कोस। और कोस या साइन जो भी है उसका कंप्लीट टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो वो जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगी। तो एवरेज पावर जो है वो निकल के आ जाएगी वी नोट आई नोट बाई टू कोस फाइव। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ये आ जाएगी वी नोट बाई रूट टू, तो ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाइव, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाइव। तो देखो वहां रेजिस्टेंस में वी आर एम एस आई आर एम एस आया था, कोस फाइव एक नई चीज आ गई यहाँ पे, इसीलिए कोस फाइव को बोल देते हैं पावर फैक्टर। क्या बोल देते हैं? पावर फैक्टर, वेयर कोस फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर।
ये इसलिए बेटा क्योंकि एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गई ये चीज कोस फाई से, तो इसलिए पावर फैक्टर नाम दे दिया। यदि बात करें कोस फाई जो होता है, देखो टेन फाई होता था एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। कोस फाई देखो मैंने इंपीडेंस ट्रायंगल बताया था, उससे यदि हम कोस फाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आ जाएगा आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड। क्योंकि देखो बेटा ऐसा होता था, ये आर, ये एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये आता था जेड, ये होता था फाई। तो देखो कोस की बात करेंगे तो आर अपॉन जेड ये आ जाएगा कोस फाई की वैल्यू। तो पावर फैक्टर एक चीज आ गई और उसको हमने डिफाइन कर दिया आर अपॉन जेड से, तो ये हो गया वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाई। कोई दिक्कत बेटा इसमें? पहले इसको नोट करो, फिर इसके आगे और कंटिन्यू करते हैं। लिख लो बेटा, इसको कर लिया होगा नोट बेटा, मिटा देता हूं। अब देखो, तो हमारे पास एवरेज पावर निकल के आ गई वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, वी आर एम एस जो होता है या आई आर एम एस जो होता है, इसको लिख देता हूं वी आर एम एस, तो एज इट इज। आई आर एम एस को लिख देता हूं वी आर एम एस अपॉन जेड। ठीक है, कोस फाई को लिख सकता हूं आर अपॉन जेड। तो एवरेज पावर हो जाएगी वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर, ऐसे भी कुछ आ गई। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला है, बाकी ऐसे ऐसे आई स्क्वायर की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। अब अलग अलग केस में बात करते हैं। केस 1 फॉर प्योरली रेजिस्टिव, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट में बेटा एक्सएल और एक्सी जीरो होते हैं, केवल आर होता है। इसका मतलब जेड की जो वैल्यू है आर के इक्वल होती है, मतलब पावर फैक्टर जो होगा कोस फाई दैट विल बी इक्वल टू 1। इसीलिए वहां देखो पावर आई थी वी आर एम एस आई आर एम एस, पावर फैक्टर उस केस में क्या होता है 1 होता है। ये मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। वैसे भी हम जानते हैं पावर केवल रेजिस्टेंस में कंज्यूम होती है, बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर वापस देते हैं। तो देखो इस केस में पावर फैक्टर जो है कोस फाई वो आ गया 1 के इक्वल। यदि दूसरे केस की बात करें, केस 2 और प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव की बात कर लो या प्योरली कैपेसिटिव की बात कर लो, उसमें आर तो होता है 0। इसका मतलब जेड की जो वैल्यू है एक्स एल के इक्वल इंडक्टिव के लिए और एक्स सी के इक्वल कैपेसिटिव के लिए होगी। ठीक है, तो जब आर ही 0 है तो पावर फैक्टर जो आएगा वो तो आ जाएगा बेटा पावर फैक्टर कोस फाई, ये होता है आर अपॉन जेड। जब आर ही 0 है तो पावर फैक्टर भी क्या होगा 0। इसका मतलब एवरेज पावर की यदि बात करें तो वो 0 हो जाएगी। एवरेज पावर क्या हो जाएगी बेटा 0। मतलब प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, उस केस में पावर फैक्टर क्या होता है 0, और सर्किट में कोई पावर कंज्यूम नहीं होती है। यहां पे पावर फैक्टर 1 होता है, और यदि तीनों हैं या फिर कोई दो हैं तो उस केस में कुछ पावर फैक्टर निकल के आ जाएगी, वो निकाल भी सकते हैं। यदि आर 0 है सर्किट में तो पावर फैक्टर हमेशा ही 0 होगा। अब देखो बेटा, इसलिए अब देखो जैसे एक सर्किट बनाता हूं, ये इस केस का नहीं बना रहा हूं, केस 2 का भी नहीं बना रहा हूं, ये आरएलसी तीनों के लिए बना रहा हूं। देखो ये आया था हमारा
वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, ये आया हमारा सोर्स करंट IS, दोनों में कुछ फेज डिफरेंस है फाई का, ठीक है। अब इस करंट के हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर लेते हैं IS का साइन फाई, और एक कंपोनेंट इधर लेते हैं IS का कोस फाई। तो बेटा जो IS कोस फाई है इसको बोलते हैं वाटफुल करंट, वाटफुल करंट, क्योंकि पावर इसी के कारण होती है, वोल्टेज और इसकी डायरेक्शन का करंट। यदि हम वैसे मैकेनिक्स की बात करें तो जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी और उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लेते हैं, सेम पावर यहां पे भी वैसे ही है। ये वोल्टेज और करंट का इधर की तरफ कंपोनेंट, ये पावर होती है, ठीक है। तो पावर जो है दैट विल बी इक्वल टू VS इंटू IS कोस फाई, बस ये RMS वैल्यू लेनी होती है हमें, ठीक है। जो IS साइन फाई है इसको बोलते हैं वाटलेस करंट। ये वो करंट है बेटा जिसके कारण सर्किट में कोई पावर नहीं है, तो बस ऐसे कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक को वाटफुल बोल दिया, दूसरे को वाटलेस बोल दिया। तो कई बार क्वेश्चन में दे देता है बताओ वाटलेस करंट क्या होगी, तो हम कंपोनेंट लेके निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया पावर कंजम्पशन के लिए सीरीज RLC सर्किट का, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लिख लिया होगा बेटा। अब बात करेंगे बेटा अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज RLC का या AC का बोल दें, रेजोनेंस। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, एंड क्वालिटी फैक्टर, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। रेजोनेंस, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात बेटा, यदि हम बात करें इंपीडेंस की Z सीरीज RLC सर्किट, इन सीरीज RLC सर्किट, हम ये जो बातें कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, सीरीज RLC सर्किट के लिए। तो इंपीडेंस होता है रूट ओवर बेटा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं Z इज इक्वल टू रूट ओवर R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा Z का वेरिएशन हम ओमेगा के साथ देखते हैं। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो करंट या वोल्टेज जो हमें दे रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या, वो ओमेगा है। तो देखो Z जो है बेटा ओमेगा के साथ वेरी करेगा। अब हमें वो ही बताना है कि Z का वेरिएशन ओमेगा के साथ कैसा होगा। तो यदि हम बात करें व्हेन ओमेगा अप्रोचिंग टू 0, मतलब वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी, हम बात करें बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी की, तो जब ओमेगा बहुत छोटा होगा तो इसका मतलब बेटा ओमेगा L बहुत छोटा होगा, लेकिन ओमेगा C बहुत, ओमेगा C भी छोटा लेकिन 1 अपॉन ओमेगा C बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुत छोटा हो जाएगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको लगभग क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब ओमेगा L विल बी लेस देन 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। ओमेगा L बहुत छोटा हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C से। इसका मतलब
जो z है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। मतलब ओमेगा एल को नेग्लेक्ट कर देता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा को यदि बढ़ाओगे तो जेड की जो वैल्यू है वो घटेगी। जब ओमेगा बहुत छोटा है वहां पे यदि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो जो इंपीडेंस है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। इंपीडेंस डिक्रीज होगा तो करंट जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि करंट होता है वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो करंट बढ़ने लग जाएगा। ये तो था लो फ्रीक्वेंसी के लिए। एट हाई फ्रीक्वेंसी मैं कहूं, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा बहुत बड़ा है तो ओमेगा एल बहुत बड़ा हो जाएगा 1/ओमेगा, से उल्टा हो जाएगा। इस बार जेड जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। मतलब यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, मतलब ओमेगा को बढ़ाओगे तो जेड क्या होगा, बढ़ेगा, और करंट क्या होगा, घटेगा। मतलब पहले इंपीडेंस की बात करें तो जब ओमेगा बहुत छोटा होगा तो इंपीडेंस, ओमेगा बहुत छोटा होगा तो देखो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के साथ इंपीडेंस घट रहा है। और देखो ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो 1/ओमेगा c बहुत बड़ा होगा तो जेड की वैल्यू हाई होगी, कुछ अच्छी खासी होगी। ऐसे ही यदि यहां बात करें तो ओमेगा जब बहुत बड़ा है तो ये फिर से वापस बहुत बड़ा हो गया तो फिर से जेड हाई हो गया। मतलब जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो भी इंपीडेंस बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो भी इंपीडेंस बहुत ज्यादा है। पहले वो घट रहा था और बाद में वो बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ आने वाला है वो कुछ ऐसा आने वाला है। इंपीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ जो ग्राफ आने वाला है वो कुछ ऐसा आने वाला है। पैराबोला नहीं है बेटा, ऐसा कुछ दिख रहा है। मेरे को इतना पता चल गया कि पहले ये ओमेगा के साथ घट रहा होगा, बाद में ये ओमेगा के साथ बढ़ रहा होगा जेड, कहीं एक जगह जाके मिनिमम रहा होगा, यहां कहीं ये मिनिमम रहा होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? अपने को ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि मिनिमम कहां रहा होगा। यदि मैं बात करूं बेटा, इसको पहले नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लो, लिख लिया होगा। एक चीज ध्यान रखना बेटा, बेटा ये एक बाउंड्री लाइन आ गई। इससे पहले की बात करें, इससे पहले की बात करें तो वो कुछ बिहेवियर ऐसा होगा जब स्मॉल फ्रीक्वेंसी होगी। चलो अपने एक काम करते, पहले इसको और सोल्व करते थोड़ा। इसको मैं मिटा देता हूं, इस ग्राफ को रहने देता हूं। ये जेड का ग्राफ है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो देखो फॉर जेड मिनिमम, यदि हम जेड मिनिमम की बात करें तो देखो जेड जो है वो है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यही है। इसको मिनिमम चाहते हैं तो बेटा आर तो चेंज हो नहीं रहा ओमेगा के साथ। फॉर जेड मिनिमम की बात करें विद फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं और जेड मिनिमम चाहते हैं, तो मैं कहूंगा ये मिनिमम तो तब आएगा, ये तो चेंज हो नहीं रहा, मतलब ये मिनिमम हो एक्सएल माइनस एक्स। दो चीजों का डिफरेंस मिनिमम से मिनिमम तो जीरो हो सकता है ना, डिफरेंस का स्क्वायर है, तो ये कभी निगेटिव तो जाएगा नहीं, तो मिनिमम तो क्या जीरो कर दो। तो जीरो कब होगा, फॉर जेड मिनिमम मैं कहूंगा एक्सएल माइनस एक्ससी शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्ससी। तब मिनिमम होगा जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा। एक्सएल है ओमेगा एल, एक्ससी है 1/ओमेगा सी, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, या फिर इसको लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर LC।
बेटा ये ओमेगा को लिख दूंगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई इधर लेके आ गया। इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओमेगा आर। ये एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है और ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ये है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? मतलब एक ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई √LC, और उस केस में जेड मिनिमम होता है। देखो ये वो कंडीशन आ गई जब ओमेगा जो है 1/√LC के इक्वल है, ये ओमेगा रेजोनेटिंग हो गई। इस वाले केस में ओमेगा जो है वो लेस देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इस वाले केस में ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। बेटा जब ओमेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस केस में ये सर्किट होता है, जब ओमेगा इससे कम है तो ये होता है, ओमेगा इससे ज्यादा है तो ये होता है। जस्ट यहां पे एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं। सोचो इस वाली सिचुएशन पे एक्सएल एक्ससी के क्या होता है, इक्वल होता है। इससे पहले मतलब फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दी, तो सोचो ओमेगा जब कम करोगे तो ओमेगा एल तो क्या होगा, कम होगा, और ये क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी को घटाओगे तो एक्सएल तो घटेगा लेकिन एक्ससी बढ़ेगा। मतलब यहां एक्सएल एक्ससी के इक्वल है तो यहां वाले केस में एक्ससी बड़ा हो जाएगा, एक्सएल छोटा हो जाएगा। तो इस केस में एक्ससी बड़ा होगा, एक्सएल छोटा होगा। तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटिव बिहेवियर होगा। इस वाले केस में सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, कैपेसिटिव। और इस वाले केस में एक्सएल बड़ा होगा, एक्ससी छोटा होगा, इंडक्टिव बिहेवियर आएगा। मतलब इस रीजन में बात करेंगे तो ये आएगा इंडक्टिव बिहेवियर, और इस वाले केस में बात करेंगे तो कैपेसिटिव बिहेवियर। ठीक है, इंडक्टिव बिहेवियर मतलब करंट लैग करेगा वोल्टेज से, कैपेसिटिव बिहेवियर मतलब करंट लीड करेगा वोल्टेज से। देखो हमने पहले बात की हुई है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में करंट लैग करता है। तो बिहेवियर का मतलब है कि लैग करेगा लीड करेगा, हम इससे पता लगा सकते हैं। मतलब ओमेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कैपेसिटिव बिहेवियर होगा, मतलब करंट आगे होगी फेज में, और यहां इंडक्टिव बिहेवियर होगा, करंट पीछे होगी फेज में। ये जेड का ग्राफ हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो फिर और आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा। अब देखो देखो बेटा, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा जो काम की चीज है वो रख लेता हूं। जेड का ग्राफ देखो, ये जेड का ग्राफ है। यदि हम बात करें करंट की बात करें तो आई होगा वी सोर्स अपॉन जेड, ये सोर्स करंट होगा। मतलब जेड जहां बढ़ रहा होगा करंट वहां घट रहा होगा, जेड जहां मिनिमम होगा करंट वहां मैक्सिमम होगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, जहां जेड मिनिमम हुआ था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा रेजोनेटिंग, वहां करंट जो है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और आई मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो होगी वी सोर्स अपॉन जेड मिनिमम। और जेड मिनिमम कितना आया था बेटा, जेड मिनिमम के लिए एक्सएल एक्ससी के इक्वल था, जेड मिनिमम के लिए एक्सएल एक्ससी के इक्वल था। तो एट रेजोनेंस एक्सएल एक्ससी के इक्वल है, तो एक्सएल माइनस एक्ससी क्या हो गया, 0। तो जेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो बताओ आर के इक्वल आएगी या नहीं, जेड मिनिमम आर के इक्वल होगा या नहीं। तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की वो सोर्स वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। जेड मिनिमम रेजिस्टेंस आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस की बात है, एट रेजोनेंस
ध्यान रखना, सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस पर जेड मिनिमम होता है, एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, और उस केस में करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, और मैक्सिमम करंट कितना होगा, सोर्स वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल। ये हो गया रेजोनेंस के केस में करंट की बातें। ठीक है, तो यहां पे अपन एक नोट भी लिखेंगे। तो ये चीजें ये लिख लो और वो ग्राफ बना लो बेटा, काम की चीज है, ये ग्राफ बहुत जरूरी है बेटा। नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे बेटा, इन सीरीज आरएलसी सर्किट, इन सीरीज आरएलसी सर्किट at resonating frequency, at resonating frequency, लिख भी लेना ब्रैकेट में, एफ आर इज इक्वल टू 1/2π√LC। ठीक है, एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में एफ आर इज इक्वल टू 1/2π√LC, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट will become maximum, current in the circuit will become maximum। ठीक है, सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाएगा, एंड इंपीडेंस इन द सर्किट विल बी मिनिमम, एंड इंपीडेंस इन द सर्किट विल बी मिनिमम, और ब्रैकेट में लिख लेना जेड मिनिमम इज इक्वल टू आर, आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम इंपीडेंस क्या हो जाएगा, आर के इक्वल। तो ये रेजोनेंस की बात हो गई। और यदि इसमें छोटी मोटी बातें करें, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की बात करें तो जेड की जो वैल्यू है वो आर के इक्वल आ गई, तो पावर फैक्टर जो होगा, पावर फैक्टर होगा कोस फाइव इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, मतलब आर अपॉन आर, मतलब कोस फाइव की वैल्यू क्या आ गई, 1 के इक्वल। मतलब रेजोनेंस पे पावर फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू है इसकी पावर फैक्टर की 1, तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज, जब एक्सएल एक्सी के बराबर है तो देखो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की आरएमएस जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि आरएमएस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे तो आई इंटू एक्सएल आएगा, और उसके अक्रॉस निकालोगे तो आई इंटू एक्ससी आएगा, तो और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो नोट करके ये भी तो लिख लो, फिर सेकंड नोट भी लिख लेना। पहले इसको लिख लो बेटा, पावर फैक्टर 1 होता है, सेकंड पॉइंट में लिख लेना इसको, नोट की सेकंड पॉइंट में। ठीक है, आगे लिखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, देखो पहला पॉइंट रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है, दूसरा पॉइंट रेजोनेंस पे पावर फैक्टर 1 होता है, तीसरा पॉइंट एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर and capacitor will become same, RMS voltage across capacitor and inductor will become same। ठीक है, and RMS voltage across resistance and RMS voltage across resistance will be same as, will be same as RMS voltage, RMS source voltage, sorry, will be same as RMS value of the source voltage, RMS value of the source voltage। एक्चुअली में बेटा यदि हम V सोर्स की बात करेंगे तो होगा √/VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। VL और VC तो इक्वल हो गए ना, तो वो तो जीरो हो जाएंगे डिफरेंस, तो इसका मतलब सोर्स RMS जो है वो रेजिस्टेंस की RMS वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, ध्यान रखनी चाहिए ये चीजें। ये थर्ड पॉइंट हो गया इसका। तो आगे बाद बात करेंगे, पहले ये जो चीजें थी लिख ली, नोट कर ली, उसको मिटा देता हूं मैं। ये करंट का ग्राफ तो मैं रखूंगा कि काम आएगा, बाकी मिटा देता हूं।
ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा बना सकते हो, चाहो तो उसी में बना सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, देखो हाफ पावर का मतलब है कि पावर जो है वो मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाए। मैक्सिमम पावर कब होगी? जब मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है। इसका मतलब पावर को हाफ चाहते हो, और पावर जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, बोलो होती है नहीं? तो पावर को p/2 करोगे, पावर को यदि पावर का हाफ करोगे तो करंट जो है उसको तुम्हें मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स करना पड़ेगा। पावर को यदि मैक्सिमम पावर का हाफ करोगे, यदि पावर को तुम्हें हाफ करना है तो करंट को 1/√2 टाइम्स करना पड़ेगा, ताकि स्क्वायर करोगे तो 2 का फैक्टर आ जाएगा। अरे पी आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ना, तो करंट को जैसे 1/√2 टाइम्स करोगे तो उसका स्क्वायर करो, पावर जो होगी वो अपने आप ही हाफ हो जाएगी। मतलब तुम्हें करंट को मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स लेना है। तो देखो ये मैक्सिमम है, आई मैक्सिमम/√2 यहां कहीं होगा, आई मैक्स अपॉन √2 यहां कहीं होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो दो ऐसी फ्रीक्वेंसी हैं, इसको मैं ω1 बोल देता हूं, इसको मैं ω2 बोल देता हूं। यहां ω1 और ω2 दो ऐसी फ्रीक्वेंसी आएंगी जहां पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो जाएगी। सो ω1 एंड ω2 आर हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई ω1 ω2। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो हम थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो यदि हम बात करें कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के लिए करना क्या पड़ेगा, तो ध्यान से देखो, मैं कहूंगा कि करंट को मैक्सिमम करंट का 1/√2 करना है, ठीक है। करंट हो जाएगा V सोर्स अपॉन Z, मैक्सिमम करंट था V सोर्स अपॉन R, और ये √2 वाला फैक्टर था ही। इसका मतलब Z जो है वो एक्चुअल में √2 टाइम्स ऑफ R है। इसका मतलब Z स्क्वायर जो होगा वो 2R स्क्वायर होगा। Z स्क्वायर होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आ गया 2R स्क्वायर। R स्क्वायर को इधर भेज दो तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर आ जाएगा R स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि 2R स्क्वायर था, R स्क्वायर माइनस हो गया। तो यहां से XL माइनस XC जो है ये आ गया प्लस माइनस R के इक्वल। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे XL और XC का जो डिफरेंस है वो प्लस माइनस R के इक्वल आ गया। मतलब दो पॉसिबिलिटीज होंगी, जब प्लस R हो या फिर माइनस R हो डिफरेंस, मतलब XL बड़ा हो एक केस में या XC बड़ा हो। हमें भी पता है इस केस में XC बड़ा होगा, इस केस में XL बड़ा होगा। अभी हमने कैपेसिटी और इंडक्टिव बिहेवियर देखे थे। तो ये दो फ्रीक्वेंसी आएंगी यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। पहले नोट कर लो बेटा इसको, फिर आगे इसको सोल्व करेंगे। लिख लिया होगा? तो इसको मैं सोल्व करता हूं आगे। तो देखो केस 1 लेते हैं, उसमें क्या है, XL माइनस XC को R के इक्वल लेते हैं। तो XL आ जाएगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू R, यही आ जाएगा बेटा। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा LC इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू RC इंटू ओमेगा। तो यहां से आ जाएगा LC ओमेगा स्क्वायर माइनस RC ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आएगी -B
मतलब आर सी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4lc अपॉन 2lc। यदि इसको और अच्छे से सोल्व करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, यहां से c कैंसिल हो जाएगा, r/2l प्लस माइनस रूट ओवर c, ये अंदर जाएगा तो 4l स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये बचेगा r/2l का स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा 1/lc, ये बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये r/2l और ये जो चीज है r/2l से बड़ी आएगी, पक्का है, क्योंकि r/2l का स्क्वायर प्लस समथिंग है तो बड़ी आएगी। तो ये माइनस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निगेटिव फ्रीक्वेंसी तो पॉसिबल नहीं है, तो ओमेगा आ जाएगा। इसको मैं बोल दूंगा ओमेगा 2। इसको क्या नाम दे दूंगा? ओमेगा 2, क्योंकि जो ओमेगा 1 आने वाला है वो इससे छोटा आने वाला है, वो अभी दिख जाएगा। तो किस सेकंड लेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल दूं। किस सेकंड में बेटा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी को माइनस आर के इक्वल करेंगे, पूरा सेम सोल्व करेंगे तो ऐसी इक्वेशन बनेगी, और वो बनेगी एल सी ओमेगा स्क्वायर प्लस आएगा आर सी ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सेम यही बन जाएगी। तो यहां से जो ओमेगा आ जाएगा ये ओमेगा 1 आएगा, जो क्या आएगा -r/2l प्लस रूट ओवर r/2l का स्क्वायर प्लस 1/lc, ये आ जाएगी, ये ओमेगा 1 आएगा। तो ये ओमेगा 2 आ गया, ये ओमेगा 1 आ गया, दोनों फ्रीक्वेंसी आ गई। ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है बेटा, ठीक है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आ गई, दो फ्रीक्वेंसी अपने पास। तो इसमें जो काम की चीज है वो ये डिस्टेंस है बेटा, ये वाली दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। इसको क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। तो ये लिख लिया। अब इसके बाद बैंडविड्थ की डेफिनेशन पे आएंगे, पहले इसको नोट कर लो, यहां से नोट कर लो, दोनों को लिख लिया होगा बेटा। तो अब देखो, अपन बात कर रहे हैं बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ को डिफाइन करते हैं बेटा, ये लेंथ, फ्रीक्वेंसी की लेंथ, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो ये आ जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो बैंडविड्थ आ जाएगी इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो ये चीज तो दोनों में सेम है, जब डिफरेंस लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, r/2l माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r/2l, तो ये आ जाएगा r/l। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से सोल्व करेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो ये डिफरेंस है ये आ जाएगा r/2l के इक्वल, ठीक है। ये बैंडविड्थ हो गई, कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से पहले एक हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है और एक बाद में है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो r/l के इक्वल है, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? ओके, इसको नोट कर लिया। ये इधर वाले को मिटा रहा हूं मैं, पहले लिख लिया था ये। तो ये बैंडविड्थ आ गई। अब नेक्स्ट चीज जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन ऐसे करते हैं, Q इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन है ओमेगा रेजोनेटिंग डिवाइड बाई बैंडविड्थ, ये है क्वालिटी फैक्टर। क्या काम आता है उसकी बाद में बात करेंगे, पहले क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन है ओमेगा रेजोनेटिंग अपॉन बैंडविड्थ। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये क्वालिटी फैक्टर हो गया। तो बैंडविड्थ अपने पास आ गई, ओमेगा रेजोनेटिंग जो है बेटा वो भी हम निकाल चुके हैं वैसे। ये काम करते पहले ओमेगा रेजोनेटिंग रहने दो, अपॉन बैंडविड्थ आ जाएगी r/l, ये हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर जो आ गया ये आ गया XL/R।
बोलो आ गया नहीं, ओमेगा इंटू एल क्या हो गया, एक्सएल बाई आर। एट रेजोनेंस, या रेजोनेंस हो या ना हो, हमें पता है ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल है, तो एक्सएल जो है वो तो एक्ससी के इक्वल होता ही होता है। तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो एक्सएल बाई आर भी लिख सकता हूं और एक्ससी बाई आर भी लिख सकता हूं, जो डाटा हमें अवेलेबल है उससे निकाल सकते हैं। एक्सएल बाई आर से भी निकाल सकते हैं, एक्ससी बाई आर से भी निकाल सकते हैं। ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई। एक फॉर्मूला और डेराइव कर सकते हैं यहां से, वो ये है, यहां से देखो क्वालिटी फैक्टर आया था ओमेगा रेजोनेटिंग एल अपॉन आर था, तो क्वालिटी फैक्टर ये ओमेगा रेजोनेटिंग हो गया बेटा 1 अपॉन रूट एल सी इंटू एल अपॉन आर, तो हो ही गया, रूट एल तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट ओवर एल अपॉन सी। तो अच्छी क्वालिटी के लिए इंडक्टेंस तो हाई रखेंगे, कैपेसिटेंस लो रखेंगे। फॉर हाई क्वालिटी आर तो लो रखेंगे, एल हाई रखेंगे, कैपेसिटेंस भी लो रखेंगे, रेजिस्टेंस लो रखेंगे, इंडक्टेंस को क्या रखेंगे, हाई। अच्छी क्वालिटी फैक्टर मिलेगा। अब बात करते हैं, अब ये तो बातें हो गई क्वेश्चन के रिलेटेड, क्वेश्चन में क्या आएगा, कैसे हम निकालेंगे उसकी। अब थोड़ी सी कहानी पे आते हैं कि ये क्वालिटी फैक्टर है क्या और जरूरत क्या पड़ती है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा क्वालिटी फैक्टर को। एग्जांपल ये, तुमने पुराने जमाने में जो चलता था रेडियो, वो देखा होगा, यदि किसी ने देखा है तो। रेडियो में ध्यान से कभी देखा हो तो एक फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए, चैनल चेंज करने के लिए एक गोल गोल बटन टाइप में होता है, उसको ऐसे रोटेट किया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में उसके रोटेशन से क्या होता है, इस रेडियो के अंदर एक सीरीज आरएलसी सर्किट लगाया जाता है। वो आरएलसी सर्किट में क्या करता है, जो करंट जो है बेटा, किस फ्रीक्वेंसी का करंट मैक्सिमम होगा, किस फ्रीक्वेंसी का करंट मैक्सिमम होगा। फ्रीक्वेंसी हर एक फ्रीक्वेंसी चैनल के करस्पॉन्डिंग डिफाइन होती है। जैसे कोई एक चैनल है, उसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है कि इस फ्रीक्वेंसी पर ये चैनल का सिग्नल आएगा। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो हम अभी निकाल चुके, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई रूट एल सी। यदि हम एल और सी की वैल्यू को कुछ ऐसे एडजस्ट करें कि उस फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए, तो हमारा जो सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर लगाते थे, इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करके उसकी इसकी जो इस सर्किट की जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इसको उस चैनल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर देते थे। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे मुझे पता है करंट मैक्सिमम होगा, और भी पॉसिबिलिटी और भी फ्रीक्वेंसी आ रही होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा करंट किस केस में मिलेगा, सबसे ज्यादा करंट उस केस का मिलेगा जिसका इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस बन जाएगा। तो इसका मतलब उस चैनल की, जो चैनल के मैसेज आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी का जो मैसेज आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम करंट सिग्नल मिलेगा। और ये करंट सिग्नल जो है, करंट को ही वो साउंड में कन्वर्ट करने का एक अलग से लगाया हुआ रहता है। यदि मतलब हमें करंट मिल गया सिग्नल का, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उस सिग्नल को साउंड में भेज सकते हैं। तो इसलिए वो सर्किट में ऐसा आरएलसी सर्किट लगाया जाता है। तो अब देखो, तुमने कभी देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि चैनल किसी एक जस्ट पॉइंट पे ही काम करता है, चैनल उससे थोड़ा पहले और उससे थोड़ा बाद तक काम करता है। तुमने देखा होगा कई बार ऐसा भी होता है, दो दो सिग्नल एक साथ मिक्स हो जाते हैं। वो कारण है बैड क्वालिटी फैक्टर का होना। अच्छी क्वालिटी कहती है कि एक फिक्स पॉइंट पर एक ही चैनल आना चाहिए और उसी की सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं कि एक रेजोनेटिंग, हम यहाँ पे आरएलसी, अब देखो आर फिक्स रखते थे, एल फिक्स रखते थे। कैपेसिटेंस को चेंज करने के लिए, वो जो घुमाने का होता था सिग्नल चेंज करने के लिए, एक्चुअल में उससे पीछे प्लेट कनेक्टेड होती है, कैपेसिटर की प्लेट। सोचो ऐसे दो प्लेट है, हाफ डिस्क टाइप में समझ लो। अब यदि इन प्लेट को ऐसे चेंज करेंगे तो इनका जो कॉमन एरिया आएगा, प्लेट का कॉमन एरिया यहां मैक्सिमम होगा, और ऐसे जाते जाएंगे तो कुछ एरिया बाहर वेस्टेज जाता जाएगा, तो कॉमन एरिया चेंज हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो उसको चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज होता था, कैपेसिटेंस को चेंज करने से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती थी। मतलब अलग अलग चैनल के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हम कैच कर सकते थे, उसके लिए होता था। अच्छी क्वालिटी का मतलब ये होता था बेटा कि कोई भी एक चैनल एक फ्रीक्वेंसी पे बढ़िया करंट दे और उसके आसपास बेकार करंट दे। बेकार करंट की डेफिनेशन मतलब कम करंट की डेफिनेशन हम
हाफ पावर फ्रीक्वेंसी से लेते थे, कि मतलब जहां पे सिग्नल स्ट्रेंथ हाफ हो गई है, हम मानते थे कि वो चैनल अब वहां पे काम नहीं कर रहा है, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी उसके लिए होती थी, मतलब करंट की वैल्यू 1/√2 टाइम्स करनी होती थी। तो ये दो रेंज है, इन दोनों रेंज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो चैनल काम करेगा। अब देखो क्वालिटी क्या होती थी, अच्छी क्वालिटी होगी कि ये रेंज जितनी कम हो, मतलब किसी एक पॉइंट पर बढ़िया सिग्नल काम करे, उसके बाद वो काम ही ना करे, दूसरे को डिस्टर्ब ही ना करे। यदि वो ज्यादा रेंज में फैल जाएगा तो दूसरे रेंज के जो सिग्नल हैं उनको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए अच्छा सिग्नल क्या माना जाएगा कि बैंडविड्थ कम से कम हो और करंट का हमें पीक मिले, मतलब करंट हमें हाई मिले कम बैंडविड्थ के अंदर। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की जो बैंडविड्थ आ रही है इसको मिनिमम होना चाहिए, तो वहीं से क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया गया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ जितनी कम होगी क्वालिटी फैक्टर उतना ही हाई होता चला जाएगा, ठीक है। तो वहां से फिर हमने इसको निकाला है। तो वैसे ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी है, ये सिर्फ मैं एक बार समझाने की, एक चीजों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी हमें क्या पढ़ना है वो ये है, बैंडविड्थ कितनी होती है R बाई एल के इक्वल, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ये होता है, इसके फॉर्मूले ये होते हैं, इसको ऐसे लिखा, खत्म, ठीक है। हमें कोई रेडियो सिग्नल के ट्रेसिंग नहीं करनी है, कुछ उसके बारे में हमें ज्यादा बातें नहीं करनी है। हाँ ये ध्यान रखना, गुड क्वालिटी वो ही होगी जिसमें जितना अच्छा पीक बनेगा, इस फ्रीक्वेंसी के बीच में जितना अच्छा पीक बनेगा, ये जो शार्प पीक बनेगा उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, क्योंकि शार्प पीक का मतलब है कि ये बैंडविड्थ उतनी ही कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया रेजोनेंस के बारे में, क्वालिटी फैक्टर के बारे में, बैंडविड्थ के बारे में, इन सब के बारे में बातें हो गई, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इस अब कुछ और सीरीज के अलावा यदि अलग अलग कॉम्बिनेशन में RLC को लगा दिया जाए तो सर्किट कैसे सोल्व करेंगे उसकी बात करेंगे। ओके बेटा, इसको नोट करो। थैंक यू।